हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारा भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारत के अंदर एक ऐसी संस्कृति की जो आपकी हिंदू धर्म के साथ में पूरी तरह से आपकी जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म जो है उसके अंदर उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भारतीय इतिहास है उसके अंदर, प्राचीन भारतीय इतिहास में, उसके अंदर दो ऐसी सभ्यताएं, दो ऐसा सिविलाइजेशन आपको दिखाई देगा जिसमें एक सिविलाइजेशन आपका जुड़ा हुआ होगा। वो जो सिविलाइजेशन है वो शहर से जुड़ा होगा, जिसको अर्बनाइजेशन कहा जाता है, शहरीकरण कहा जाता है। और दूसरा जो आपका सिविलाइजेशन है जिसको हम रूरल सिविलाइजेशन कह सकते हैं, ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इससे आज हम बात करेंगे, वो करेंगे रूरल सिविलाइजेशन के बारे में, यानी ग्रामीण सभ्यता के बारे में। और वो ग्रामीण सभ्यता आपकी क्या है? ऋग्वैदिक काल है। ऐसा काल जहां पे वेदों की रचना हुई है, जो पूरा का पूरा काल हमें जिस आधार पे, जिस पाठ्यात्मक स्रोतों के आधार पे जानते हैं, वहां पे क्या है, हमारे पास में वेद है। वो चारों वेद जो आपके ऋग्वेद और और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जिसमें महत्वपूर्ण आपका ऋग्वेद है, उसी के नाम पे इस सभ्यता, इस सिविलाइजेशन, इस संस्कृति का नाम है। और जिसका कालक्रम दोस्तों आपका 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी है। बीसी का मतलब यहाँ पे, या ईसा पूर्व कह लीजिए, लेकिन आजकल जो है वो सामान्य संवत वर्ष पूर्व कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बीसी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। एक जो जहाँ पे ईसा मसीह का आपका जन्म होता है, जो जीरो से स्टार्टिंग होता है, वहां से बिफोर मीन्स लास्ट जो है, पहले का जो कालक्रम है, उसको बीसी के नाम से जानते हैं। और उसको हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। अब देखिए दोस्तों, इसको, इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं और इसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पे आते हैं। दोस्तों देखिए, वैदिक एज जो है वो आपका, इसका पहले हम काल देखें तो इसका काल 1500 से लेके आपका 1000 बीसी तक का माना जाता है। इसका दोस्तों काल जो है वो आपका 1500 से लेके 1000 बीसी तक का इसका काल माना जाता है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज, वो करेंगे कि पहला हम देखेंगे कि इसके अंदर हम एक पढ़ते हैं कि इस सभ्यता को लाने वाले जो थे वो कौन थे? आपके आर्य थे। तो पहले तो बात करेंगे आर्य कौन है इस पूरे लेक्चर के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे आर्य जो है उसका मूल स्थान या मूल निवास क्या है। तीसरा हम बात करेंगे आर्यों के संबंध में विभिन्न जो मत है, कि कुछ इतिहासकार ये मान के चलते हैं दोस्तों आपके, कि आर्य जो थे वो आर्यन कहाँ पे आए? यूरोप से आए। कुछ ये मान के चलते हैं कि मध्य एशिया से आए। कुछ ये मान के चलते हैं कि वो द्रविड़ लोग थे, जिसको बाद में जाके आपके आर्य कहा गया। कुछ लोग जो है वो यूरोप से आए हुए मानते हैं। कुछ जैसे बाल गंगाधर तिलक जो है वो अपनी पुस्तक में उसको आर्कटिक जो है वहां से, उत्तरी ध्रुव से उन्होंने माना था। तो ये तमाम जो चीजें हैं कि आर्य लोग कहाँ से आए, उनकी भी विवेचना इस लेक्चर के अंदर करेंगे। और इसके साथ साथ जो आर्य संस्कृति है, जो आर्य कल्चर है, उसका भौगोलिक विस्तार जो है वो भारत के अंदर वो कहाँ तक है, और कहाँ कहाँ पे उनका भौगोलिक विस्तार हुआ, उन तमाम चीजों की बात इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं इसके बारे में, कि एक कथन है। और ये कथन क्या है दोस्तों, कि राजा जनक जो है उसने एक विशाल यज्ञ करवाया था, और जिसमें आपके दूर दूर के ब्राह्मण है वो सम्मिलित होते हैं। राजा ने उपस्थित ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ को, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ जो ब्राह्मण है उसको 1000 गाय तथा गायों की सींग में बंधी हुई 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का घोषणा की थी, कि अगर कोई इस यज्ञ के अंदर जो शास्त्रार्थ होगा, कि शास्त्रों के बारे में बातें होगी, उस शास्त्रार्थ में जो व्यक्ति या जो आपका ब्राह्मण जीतेगा उसको 1000 गायें दूंगा, और इसके साथ 10,000 जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उन गायों के साथ में वो देने की उसने पुरस्कार के रूप में घोषणा की थी।
इसी घोषणा को सुन के वहां पे बहुत सारे जो ब्राह्मण है वो इकट्ठे होते हैं, और इसमें एक जो ब्राह्मण होता है जिसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों, उसका नाम होता है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्य का जो शिष्य है समसरवा, वो दोनों आते हैं। और याज्ञवल्क्य जो है उस वो अपने उसको ज्ञानी माना जाता था और अपने ज्ञान पे उसको बहुत ज्यादा घमंड था। याज्ञवल्क्य को अपने ज्ञान पे दोस्तों बहुत ज्यादा घमंड था, और इसी के कारण वो अपने शिष्य जो है समरस्वा, उसको आदेश देता है कि ये गायें हैं और इन पे जो एक 10,000 मुद्राएं बंधी हुई है उनको आप ले चलें, क्योंकि इस शास्त्रार्थ के अंदर हम हमारी जो है वो निश्चित रूप से जीत होगी, क्योंकि हमें हमारे ऊपर विश्वास है कि हम इतने ज्ञानी हैं। ये जब घोषणा सुनी जाती है, ये जब इसकी बात सुनी जाती है आपकी याज्ञवल्क्य की, तो वहां पे जो बाकी उपस्थित होते हैं ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, वो क्या होते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं। और ये जब आक्रोश होता है तो याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्य के साथ में, ये मान लो आपका याज्ञवल्क्य है और इसके साथ में जितने भी व्यक्ति होते हैं, उसमें क्या होता है, शास्त्रार्थ होता है कि आपस में कुछ चीजों को लेके, और एक तरह से जिसे आज की भाषा में कहें तो डिस्कशन जो है वो होता है, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट कह लीजिए इसको, डिबेट होती है। और वो क्या करता है फिर, ये जो याज्ञवल्क्य है, ये आपका 8 प्रतिद्वंदी जो है, इन प्रतिद्वंदियों में से 8 जो प्रतिद्वंदी होते हैं इनके साथ याज्ञवल्क्य से इंद्रियों के बारे में बात की जाती है, यज्ञ के बारे में बात की जाती है, संसार के बारे में बात की जाती है, और मृत्यु के बाद जीवन किस प्रकार से होता है, आत्मा की प्राणति, ब्रह्मांड और स्वर्ग तथा अन्य लोकों पे जबरदस्त आपका दार्शनिक वाद विवाद किया जाता है। ये जो विषय मैंने बताए हैं, इस पे आपका एक ब्राह्मण जो है वो करता है आपके याज्ञवल्क्य के साथ में, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, इस प्रकार से 8 जो है वो आपके इसके साथ में करते हैं आपके वाद विवाद। इन प्रतिद्वंदियों में एक स्त्री भी थी जिसका नाम दोस्तों आता है गार्गी। गार्गी जो थी वो इन 8 में शामिल थी, 7 इसमें पुरुष थे, एक गार्गी नाम की महिला थी इसमें, या स्त्री थी, वो भी क्या करती है, इससे शास्त्रार्थ करती है। और वो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा क्वेश्चन है वो आपके याज्ञवल्क्य से पूछती है, जिससे याज्ञवल्क्य क्या होते हैं कि याज्ञवल्क्य बड़े असमंजस्य में आ जाते हैं, और कोई उत्तर उनके पास नहीं होता है, तब वो क्रोधित होते हैं, और क्रोधित होकर ऋषि ने उसके सिर यानी सर के टुकड़े हो जाने की चेतावनी दी। इस पर गार्गी जो है वो तो पीछे हट गई, लेकिन अन्य बिंदुओं पर उसका ऋषि के साथ शास्त्रार्थ का एक दूसरा दौर चला। विद्वान नाम के विद्वाद जो है नाम के अंतिम शास्त्रार्थकर्ता को पराजय की कीमत चुकानी पड़ती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो शराब देते हैं तो गार्गी पीछे हटती है, और उसके बाद सबसे अंतिम जो शास्त्रार्थकर्ता था, ब्राह्मण जो था, विद्वान जो था, वो उसका नाम था विद्वाद। विद्वाद जो है वो हार जाता है आपके किससे, इसी याज्ञवल्क्य से, और उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। और याज्ञवल्क्य जो है ऐसा शास्त्रार्थ करते हैं वहां पे कि सभी के सभी जो है वो चक्काचौंध हो जाते हैं, ऐसे ऐसे उत्तर वो देते हैं, जैसे ही उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके भयंकर तरीके से आपके क्या देते हैं, उत्तर देते हैं, बड़े बड़े उत्तर जो है वो आपके देते हैं। अब ये आपके उत्तर देते हैं दोस्तों। अब बात यहाँ पे आती है आपके सामने कि अब ये बातें जो है ये हम वैदिक काल को जब रीड करेंगे तो क्या ये बातें सही है या नहीं है, इस चीज को हम किसके माध्यम से जानेंगे। ये केवल एक उदाहरण था इसका, वैदिक काल के अंदर हमें इसको बताने का मतलब यही था कि वैदिक काल में इस तरह से शास्त्रार्थ होते थे, इतने बड़े बड़े वहां पे विद्वान लोग थे, वहां पे महिला भी थी जो भी विद्वान होती थी। तो अब हम वैदिक काल को जानेंगे तो दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ा जो है वो किसको मानेंगे, या जो सबसे स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में बात करें तो वो आपको किसको मानेंगे कि ये जो बातें हो रही है ये सही है या नहीं, सही है या नहीं है। और हमने आपको जब बताया था कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, तो हमने सबसे पहले आपसे यही बात की थी
इतिहास के अंदर कोई भी घटना तभी आपकी घटना मानी जाएगी जब उस फैक्ट को हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही मान लेते हैं, वो आपका सही हो, उसे बार बार आपका चेक किया जा सके, और जो है किसी तरह का काल्पनिक नहीं हो, जिसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़े एरिया पे हो, और जिससे किसी निजी व्यक्ति की राय नहीं हो बल्कि एक सामूहिक दृष्टिकोण उसका होना चाहिए। तो क्या ये जो बातें हो रही है, ये क्या सही है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? वैदिक काल के स्रोत जानने पड़ेंगे। वैदिक काल का वैसे आप स्रोत जानते हो दोस्तों, वैदिक काल को जो सारा जो उसका सिस्टम है वैदिक काल का, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके वेद पे, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। अब दोस्तों ये घटना है क्या वेद में है क्या नहीं, ये वेदों के बाद में रचे गए आपके उपनिषद है, और उपनिषद जो है वो आपका वरदारिण उपनिषद जो है उसके अंदर ये घटना बताई गई कि इस तरह से जो है आपका हुआ था। तो अब दोस्तों देखिए इस घटना के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आते हैं। क्या क्या आते हैं? पहला तो कि क्या ये घटना जो बताई गई है उपनिषद में उसका कोई आपका, क्या ये जो घटना आपको बताई गई है, क्या उस घटना का कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण है या नहीं है? हमें घटना बता दी, लेकिन उस घटना का क्या कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण है या नहीं है, ये जानना पड़ेगा। दूसरा जो है कि क्या याज्ञवल्क्य नाम से किसी जो ऋषि था वास्तव में कभी उसका अस्तित्व था या नहीं था? हमें घटना बता दी, लेकिन दोस्तों घटना के बारे में हम पता कैसे करेंगे? घटना के बारे में पता कैसे करेंगे, क्योंकि उसको हमें स्रोत चाहिए। तो स्रोत में क्या होगा कि क्या कोई इस घटना का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है? क्या याज्ञवल्क्य जो है, क्या जो याज्ञवल्क्य है दोस्तों, ये याज्ञवल्क्य जो है, क्या याज्ञवल्क्य जो है उस नाम का वास्तव में कोई व्यक्ति था या नहीं था? क्या गार्गी नाम की जो स्त्री थी वो थी या नहीं थी? और क्या अगर पितरात्मक समाज था, तो उस पितरात्मक समाज का मतलब होता है दोस्तों, हम देखेंगे कि पूरा ऋग्वेदिक जो काल है वो पितरात्मक समाज था। क्या वहां पे गार्गी जैसी स्त्री को गहन दार्शनिक विषयों पे शास्त्रार्थ करने का अधिकार था या नहीं था? क्या ऐसे दार्शनिक में पराजय का अर्थ मृत्यु होता था, जैसे कि उसका लास्ट जो आपका खा गया था इस घटना में, कि वादवध जो था उसको मृत्युदंड दिया गया था? और इस प्रकार के दार्शनिक और पारलौकिक विषयों में समाज का कितना बड़ा हिस्सा रुचि रखता था, ये भी हमें जानना है। तो ये तमाम चीजें जानने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके सोर्सेस पे जाना पड़ेगा, इसके पाठ्यात्मक स्रोतों को जानना पड़ेगा, इसके पुरातात्विक स्रोतों को जानना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न जो है दोस्तों उसका सुनिश्चित रूप से उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन दार्शनिक वाद विवाद के इस नाटकीय दृश्य से उस समय के समाज के विषय में कुछ स्थूल कल्पनाएं की जा सकती है। हम अगर कल्पनाएं करें तो वास्तव में हम सोच सकते हैं कि अगर गार्गी नाम की वहां पे महिला थी जो इस तरह से शास्त्रार्थ कर सकती थी, तो इससे हम क्या कल्पना कर सकते हैं? इससे ये कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि आपकी वहां पे महिला जो थी उसको एक तरह से स्वतंत्रता थी, इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंस जो थी वो महिला को थी। वहां पे लोग जो थे वो किस विचारधारा के थे? दार्शनिक विचारधारा के। वहां पे लोग जो थे वो ब्रह्मांड के बारे में और तमाम जो चीजें हैं खगोलीय, उनके बारे में जानते थे। वहां पे लोग जो है उसके अंदर दार्शनिक पद्धतियों का इतना महत्व था कि अगर वो दार्शनिक पद्धतियों का ज्ञान नहीं रखते हैं और किसी कारणवश हार जाते हैं, तो उसका महत्व मृत्यु से बड़ा था। तो ये तमाम चीजें जो है उस टाइम के समाज के बारे में हम इससे जान सकते हैं। अब दोस्तों देखिए कि जिन रचिताओं में ने देवताओं की स्तुति में वैदिक ऋचाओं की रचना की, अर्थात जिन पुरोहितों ने वैदिक कर्मकांडों के संपादन की व्याख्या की, वे इतिहासकार नहीं थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दोस्तों क्या आती है प्रॉब्लम वैदिक पीरियड में? वैदिक पीरियड में ये आती है कि जिसने देवताओं की स्तुति के अर्थात देवताओं का गान किया या वैदिक जो ऋचाएं हैं उसकी रचना की, अर्थात जिन पुरोहितों ने वैदिक कर्मकांडों के संपादन की विधि की व्याख्या की थी, वो आपके ब्राह्मण थे। वो दार्शनिक हो सकते हैं लेकिन वो इतिहासकार नहीं थे। इसलिए हमको हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों कि वैदिक ग्रंथों में जो धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी जो रचनाएं हैं वो इतिहास नहीं,
अगर हम कहें कि वहाँ पे जो है अग्नि देवता था, इंद्र देवता था, ये इस तरह से जो है यज्ञ होता था, तो उसका इतिहास की दृष्टिकोण से कोई जो बहुत ज्यादा महत्व नहीं है दोस्तों। ये उनके धार्मिक दृष्टिकोण था। वो जो लोग थे वो धर्म के हिसाब से उसको चलते थे, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वो नहीं चलते थे। फिर जो दोस्तों हमारे पास में आता है, वो आता है पुरातात्विक साक्ष्य। अगर हम इनको नहीं ले रहे हैं, इनके कार्यों को शामिल नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जहाँ पे डिफाइन किया है वेदों को, उसको हम सोर्सेस के रूप में नहीं ले रहे हैं, तो फिर हमारे पास में क्या बचेगा? हमारे पास में बचेगा पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और इसी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पे हम क्या करेंगे, वैदिक जो पीरियड है, वैदिक जो एरा है, इस वैदिक एरा को डिफाइन करेंगे। अब दोस्तों देखिए, दूसरी और पहली शताब्दी बीसी यानी सामान्य संवत वर्ष पूर्व के दौरान सिंधु घाटी, सिंधु गंगा की विभाजन रेखा तथा ऊपरी गंगा नदी घाटी में रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का प्रतिबंध इनमें मिलता है। अगर हम ये जो आपका वैदिक पीरियड है दोस्तों, ये आपका सिंधु सभ्यता के आसपास है। कुछ जो इतिहासकार है इसको इससे पहले का मानते हैं, कुछ इतिहासकार जो है इसके बाद का मानते हैं। तो सिंधु घाटी के जो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, उसका भी रोल कहीं ना कहीं आपकी वैदिक जो सभ्यता थी, वैदिक जो पीरियड था, उसके अंदर दिखाई देता है। अब दोस्तों देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के काल से जुड़ा हुआ हमारा ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या के स्थान पे प्राय शुद्ध रूप से वैदिक ग्रंथों की व्याख्या पर निर्भर करने लगता है। जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं दोस्तों, तो हम ये सोचते हैं कि जो पाठ्यात्मक स्रोत है जिसमें मुख्यतः वेद है, वो जो वेद है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है। तो पुरातात्विक भी आपका यूज में लिया जाएगा और आपका पाठ्यात्मक भी यूज में लिया जाएगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करते हैं नव पाषाण काल की, ताम्र पाषाण काल की, कांस्य युगीन, लोह युगीन संस्कृति। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी वैदिक टाइम पीरियड के आसपास की है। तो उससे भी हमें क्या होता है कि वैदिक जो पीरियड है, वैदिक जो एरा है, उसमें क्या होता है कि उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर दोस्तों हम बात करें कि केवल पाठ्यात्मक स्रोतों से हम जान पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं। पाठ्यात्मक प्लस पुरातात्विक दोनों स्रोतों से हम जानेंगे, तभी हमारा सही बैठता है। और भौतिक संस्कृति की व्याख्या के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाती है। वैदिक ग्रंथ दार्शनिक अवधारणाएं, दार्शनिक विचारों का बेहतर निष्पाद करते हैं। और चुनौती यह है कि उन प्रदेशों किससे पुरातात्विक साक्ष्यों को कैसा जमा किया जाए जहां कोई ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों की ऐतिहासिक संभावनाओं को संपूर्ण सर्वेक्षण और विस्तार कैसे दिया जाए जहां पुरातत्व ही अतीत में झांकने की एकमात्र खिड़की है। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें बात जो है वो यही है कि आपके वैदिक पीरियड को जानना है, तो आप कभी भी ये चीज को मत दिमाग में लाइए कि केवल और केवल हम आपकी पाठ्यात्मक स्रोत जिसमें वेद, वेदांग और उपनिषदों के आधार पे जाने की, बल्कि इसके साथ साथ आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा, पुरातत्व यूज में लेना पड़ेगा। और पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उसमें हम जानते हैं कि हम जमीन के अंदर से ऐसी चीजें निकालते हैं। हम का मतलब जो पुरातत्वविद जो है वो निकालते हैं और वो निकाल के उसके बारे में बताते हैं। तो ये भी आपका वैदिक काल जो है इसके अंदर यूज में लिया जाएगा। और दोस्तों बात आती है कि वैदिक आर्य या इंडो आर्य कौन थे और ये कहाँ पे निवास करते थे। अब जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं कि वैदिक जो आर्य थे, वैदिक जो आपके आर्य हैं वो कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे वो निवास करते थे, ये सब चीजों को हम इसके अंदर दोस्तों जानते हैं। कि वैदिक जो थे वो आपका कहाँ पे निवास करते थे और कहाँ पे रहते थे, इन सब चीजों को हम जानते हैं। वैदिक ग्रंथों को इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पर्सन भी दोस्तों आते हैं, ऐसे पर्सन भी आपके दिमाग में आते हैं
जिनसे जिससे क्या है कि उनके रचयिताओं से जुड़े हुए अथवा वेद की ख्याति रही होगी उसके बारे में। पहले तो प्रश्न आता है कि वो कहाँ से आए, कौन? आर्य। दूसरा है उनका हड़प्पा संस्कृति के साथ आपका क्या संबंध था? क्या वो हड़प्पा जो संस्कृति थी, हड़प्पा जो कल्चर था, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था, उनके साथ में वैदिक जो लोग थे, वैदिक जो आर्य थे, क्या उसका संबंध था? ये तमाम तरह के प्रश्न जो है वो हम जानते हैं। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये जो विषय है कि कहाँ से आए, हड़प्पा के साथ उसका क्या संबंध था, ये सब क्या है आपके पठन पाठन तक ही सीमित नहीं है। पठन पाठन का मतलब है कि केवल हमने उसको पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया, यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे इसके राजनीतिक कारण भी इसमें निहित है। इसका प्रयोग जो है विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के द्वारा अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए किया जाता है। अब ऐसा है दोस्तों कि ये जो दोनों क्वेश्चन है कि आर्य कहाँ पे आए, कहाँ से आया और आर्यों का हड़प्पा के साथ से क्या संबंध है, उसके राजनीतिक कारण भी। अगर हम ये कहें कि जो आपके वैदिक काल के लोग जो है वो यूरोप से आए, तो कहीं ना कहीं यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप के जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, उनकी दृष्टि में भारत जो है वो आपका क्या होगा, पिछड़ा होगा। और वहां से सभ्य जो लोग आए वो कहां से आए, यूरोप से आए। तो यूरोप ने भारत का कहीं ना कहीं आपका क्या किया था, विकास किया है, ऐसा वहां पे माना जाता है। दूसरा तो दोस्तों इसमें है कि हड़प्पा से अगर वो आए हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ये दावा कर सकता है, या अदर जो हड़प्पा के स्थल है जैसे अफगानिस्तान भी दावा कर सकता है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले सभ्य लोग थे और वो बाद में आपके भारत की भूमि पे गए थे। तो इसके राजनीतिक जो विचारधारा है वो भी इससे बदलती है। और औपनिवेशिक काल में भी और उसके बाद भी जो ट्राउटमैन जो है 2005 में भी, इन प्रश्नों का अब तक कोई सुनिश्चित उत्तर उपलब्ध नहीं है। दोनों ही प्रश्नों का कि आर्य कहाँ से आए और आर्य जो आए थे उसका जो हड़प्पा और वैदिक जो काल है, वैदिक जो पीरियड है, उसके बीच में आपका क्या संबंध। अब दोस्तों जैसे ही 19 और 20 शताब्दी जो है आपकी, इसमें जब यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अफ्रीका और एशिया का उपनिवेशीकरण किया जाता है, तो विभिन्न नस्लों के प्रवर्जन और उसके बीच होने वाले आदान प्रदान के इतिहास को महत्व दिया। जब वो आपका उपनिवेशिक किया जाता है तो लोग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवर्जन होता है, उनका प्रवर्जन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं या किसी स्थान से दूसरे स्थान पे आते हैं। तो इससे क्या होता है कि विभिन्न नस्लों और उनके बीच में इनके इतिहास को बहुत महत्व दिया गया। जैसे मैं बात करूं काकेशियन, मंगोलॉयड, निग्राइड जैसी नस्लों में विश्व की आबादी को विभाजित करने की प्रवृत्ति बन गई। अब क्या हुआ कि उसमें ये माना गया दोस्तों कि ये जो प्रजातियां हैं, काकेशियन थी, मंगोलॉयड और निग्राइड जो है, ये जहां जहां जिस जिस जाति का या जिस जिस प्रजाति का नस्ल जो है, इसको प्रजाति कह सकते हैं हम, ये प्रजाति जहां पे पाई गई थी उसके आधार पे ये माना गया। अगर मान लो भारत में इसके प्रजाति के पाए गए तो ये कहां से आई उस पे आधारित होगा। तो इसी तरीके से इसका वैज्ञानिक जो विश्लेषण है दोस्तों, ये किया जाने लगा। किंतु इसका मूल जो उद्देश्य था वो था नस्लवादी, कि नस्ल जो है या प्रजाति जो है उसका विवरण प्रस्तुत करना इसका मूल उद्देश्य था। अब दोस्तों देखिए इसमें कि यूरोपीय जो साम्राज्यवादियों के द्वारा एशिया और अफ्रीका के लोगों पर प्रभुत्व जमाने की वैधानिक वकालत कर रहे थे। 20वीं शताब्दी में जर्मनी के नाजियों द्वारा प्रचारित गोरे आर्य नस्ल की उत्कृष्टता का सिद्धांत भी इस प्रकार का मिथक है। वो जो आपके जर्मनी के नाजी जो है वो कहते हैं कि जो गोरे आपके आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं, जर्मनी से आए हैं। तो कहीं ना कहीं जर्मनी जो था वो पहले से आपसे डेवलप ज्यादा है। जिस भी देश में आपके आर्यज गए हैं, विशेषतः एशिया की बात कर रहे हैं, तो एशिया जो है उसको डेवलप करने वाले में रोल किसका है, आपका जर्मनी का। लेकिन आज मानव शास्त्रियों के द्वारा ऐसे तमाम नस्लवादी जो विचारधारा है उसको दरकिनार कर दिया गया है। और आजकल मानव समूहों के बीच भिन्नता को समझने के लिए अन्य आपके सार्थक दृष्टिकोण है उनको काम में लिया जाता है, इस प्रकार की विचारधारा को काम में नहीं लिया जाता। अब दोस्तों आप बात आती है आर्य की,
तो आर्य शब्द को देखिए कि ऋग्वेद के जो रचनाकार थे, इन्होंने स्वयं को क्या कहा था, आर्य के रूप में संबोधित किया था, जिसके सांस्कृतिक निहितार्थ है। मूल शब्द किससे बना है, वो आर्य जो है वो मूल शब्द किससे बना है, अर्थ से बना है, अर्थ शब्द से बना है। और अर्थ शब्द का मतलब दोस्तों क्या होता है, आपका कृषि होता है। कि ऐसे लोग जो आपकी कृषि करते थे उनको क्या कहा गया है, आर्य कहा गया है। और आर्य जो शब्द है उसको बंधु बांधव या गोतिया के रूप में भी देखा जाता है। गोतिया या गोत्र जो है वो क्या होती है कि कुछ लोग होते हैं वो समान गोत्र के होते हैं, इसे गोतिया कहा जाता है या गोत्र कहते हैं, जो आजकल भी आपकी प्रचलित है। तो यहाँ पे जो आर्य थे वो आर्य क्या थे, वो जो आर्य थे वो आपके बंधु बांधव बांधव जो है बंधुत्व के सिद्धांत पे आधारित थे, दूसरा गोतीय सिद्धांत पे आधारित थे, और तीसरा जो है इसका मतलब अर्थ था, अर्थ का मतलब होगा कृषि का। अब आर्य जो है दोस्तों अगर बात करें हम, तो आर्य क्या है, आपका श्रेष्ठ जन को या श्रेष्ठ जो व्यक्ति होता था उसको आर्य कहा जाता है। आर्य जो है वो क्या है, आपका श्रेष्ठ जो व्यक्ति है उसको या उत्तम जो व्यक्ति है उसको आर्य कहा जाता है। इतिहासकार और भाषाविदों के द्वारा इंडो यूरोपियन और इंडो आर्य शब्दावलियों का प्रयोग नस्ल भेद से कोई मतलब नहीं रहता। अब आपके भाषाविद जो है वो भी खोज करते हैं कि ये भाषा बोलने वाले जो आर्य लोग हैं वो किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, इसकी जैसी या इस तरह की जो भाषा है वो विश्व में कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, ये कौन तय करेगा, आपका भाषाविद तय करेंगे। अब जो इतिहासकार हैं वो भी क्या देखेंगे कि ये इस प्रकार की जो प्रजाति है, इस प्रकार की जो भाषा है, इस प्रकार के जो लोग हैं वो विश्व में कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों आपके इतिहासकार और भाषाविद जो है जो क्या करते हैं, इंडो यूरोपियन की बात करते हैं या इंडो आर्य की बात करते हैं, इसका प्रयोग आपका नस्ल भेद के आधार पे नहीं करते हैं, बल्कि इसका विशेष प्रयोग जो है वो किसके आधार पे होता है, भाषा परिवारों के आधार पे होता है। इंडो आर्य वैसे लोग थे जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा से जुड़ी हुई एक भाषा का प्रयोग करते थे। ये जो भाषा है दोस्तों वो या तो इंडो यानी इंडिया में प्लस आपके ईरान में बोली जाती है, और ईरान के जैद अवस्था जो है उससे कहीं ना कहीं वेद जो है आपकी सामर्थ्य रखता है, सादृश्य रखता है, और उसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो दोस्तों ये इतिहासकार और भाषाविदों के आधार पे क्या है कि इंडो आर्यन जो भाषा है वो इंडो ईरानी शाखा से आपकी जुड़ी हुई है। अब दोस्तों देखिए इस आर्य के बारे में 1847 यानी 1847 में आपके लेशन नामक एक विद्वान होता है, इसने आर्यों को एक जाति के रूप में, आर्यों को एक कास्ट के रूप में आपके क्या किया था, संबोधित किया। लेकिन वास्तव में वो क्या थी, एक भाषा समूह था। 1847 में लेसन ये कहते हैं कि आर्य जो है वो क्या है, एक कास्ट है, एक जाति है, लेकिन वास्तव में क्या था, वो एक वास्तव में वो क्या था, आपका एक समूह था। वास्तव में क्या था, एक समूह था, किसका, भाषा का, लैंग्वेज का। आर्य संस्कृति की भाषा जो थी दोस्तों हिंद यूरोपियन यानी भारोपीय, भारोपीय का मतलब होता है भारत प्लस में यूरोप, भारत प्लस में यूरोप आपकी जो भाषा थी ये थी इनकी। और जिसकी संकल्पना सबसे पहले आपका कौन करता है, विलियम जोन्स करता है, जो क्या था, एक प्राच्यवादी इतिहासकार था, ये सबसे पहले इसकी संकल्पना करता है। विलियम जेम्स ने बताया कि वैदिक जो संस्कृत है, ग्रीक है, लैटिन है, आयरिश भाषा है, उसकी जननी किस कौन सी भाषा है, आपकी भारोपीय है, जो आपकी भारत प्लस में यूरोप है। वेदों के अंदर 33 बार यानी 33 बार जो है वो आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है, आपका 33 टाइम्स आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों बात करें अगर प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ है, इतिहासकार है, तो आप पुरातत्वविदों के बीच इंडो यूरोपियन यानी इंडो आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों के मूल स्थान के संबंध में भी अभी विवाद बना हुआ है, और इस संबंध में कई जो आपके सिद्धांत है वो प्रचलित है। दोस्तों अगर बात करें कि आपके इतिहासकार और भाषाविद ये मानते हैं कि इंडो यूरोपियन यानी इंडो आर्य भाषा है वो किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसको लेके भी आपके विभिन्न जो इतिहासकार है, विभिन्न जो भाषाविद है, उनके बीच में आपका क्या बना हुआ है, एक विवाद बना हुआ है, और उसके संबंध में कई आपके
फिर आपके कई जो है सिद्धांत निकल के आते हैं। कोई कहता है कि आर्य जो भाषा आर्य इंडो आर्य और आपकी इंडो यूरोपियन भाषा है जो वहां पे मध्य एशिया की भाषा है। कोई कहता है कि आपकी एशिया की है, कोई आर्कटिक की कहता है, तो कोई कहीं की कहता है, कोई दक्षिणी भारत की तरफ जाता है कि द्रविड़ से रिलेट है ये। तो उसी से फिर क्या होता है कि नए नए सिद्धांत निकल के आते हैं और नए नए सिद्धांत ये बताते हैं कि आपके जो ये वेद जो है, वैदिक काल जो है, इसमें आर्य लोग आए, वो जिस भाषा खंड को और जो इतिहासकार झांकी मानता है उसके हिसाब से उसकी उत्पत्ति वहीं से मान ली जाती है। तो इसके अंदर दोस्तों पहला आता है आपका यूरोपीय प्रदेश। यूरोपीय प्रदेश वाला सिद्धांत है वो क्या बताता है कि भारत के अंदर जो आर्य आए थे वो सब कहां से आए, यूरोप से आए। वो कहां से आए, यूरोप से आए, वो यूरोप से रिलेट करते हैं। ये क्या बताते हैं दोस्तों, ये बताते हैं कि अगर उनकी भाषा को लिया जाए आर्यों की, या उनकी शारीरिक समानता को लिया जाए, या उनके ताम्र पत्र को लिया जाए, या उनके मरणा पात्रादि को लिया जाए, तो इसके आधार पे जो आपके विद्वान है जिसका विवरण आपको नीचे दिया हुआ है, वो मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है आर्य लोगों की, वो आपकी कहीं ना कहीं यूरोप से हुई है। इनकी उत्पत्ति जो है वो आपकी यूरोप से हुई है। और इसी यूरोप के अंदर क्या है कि भिन्न भिन्न आपके प्रदेश है दोस्तों, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहले अगर बात करें कि हंगरी का डेब्यू जो नदी घाटी है, वहां से आर्यज की उत्पत्ति हुई है। ये जो सिद्धांत दिया है ये किसने दिया, आपका पी गाइल्स ने दिया है दोस्तों। दूसरा जो आपका है कि स्कैंडिनेविया जो है वो जर्मनी के अंदर है। ये पेन का हार्ट और मार्क्स ने इसका सिद्धांत दिया है कि आर्य जो है वो आपके स्कैंडिनेविया जो जर्मनी के अंदर स्थित है वहां से भारत के अंदर उनका जो है एक प्रकार से आगमन जो है वो वहां से हुआ है। इसी प्रकार से दक्षिणी रूस जिसमें यूक्रेन त्रिपालजी मर्दभांड के आधार पे बताते हैं, नेहरिंग गार्डन चाइल्ड, ये इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, द आर्यंस। ये भी पूछ लिया जाता है कि द आर्यंस जो है वो किसकी पुस्तक है, वो गार्डन चाइल्ड की है। और प्रोफेसर मायर्स जो है, मायर्स पोर्कोनी ने वेसर नदी और सिवटुलिया नदी के मध्य का दक्षिणी जो रूस है वहां पे इनका मूल स्थान बताया कि यहाँ पे मूल स्थान था। और जिसके बाद वो विसरणवादी सिद्धांत के आधार पे आपका भारत यानी जो आपका उत्तरी और पश्चिमी एशिया था वहां पे आए हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी साइबेरिया से इसकी उत्पत्ति कौन मानता है, आपका मॉर्गन मानता है दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी यूरोप जो है ऑस्ट्रिया हंगरी से प्रोफेसर मैकडोनल्ड जो है वो मानता है। ये सब आपके विद्वान जो है, ये सब जो आपके इतिहासकार है वो किस आधार पे मानते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों कि ये सब आपके भाषा के आधार पे, उनके शारीरिक संरचना के आधार पे, और उनके जो ताम्र पत्थर है, उनके जो मर्द भांड है, उन सब का अध्ययन करके कोई ना कोई समानता उनके साथ आपके रिलेट करते हैं। और उसी रिलेट जिस एक स्थान की समान जो आपकी कुछ चीजें हैं उसको रिलेट अदर्स जो आपका प्लेस है उसके साथ किया जाता है। और अगर दोनों में कोई मैचिंग आपकी होती है तो उसको उत्पत्ति जो है वो वहीं से मान ली जाती है। अब दोस्तों इसके अंदर अगर बात करें दक्षिणी रूस और दक्षिणी यूक्रेन में स्थित कुर्गान संस्कृति की, तो वो मारिया ज्ञान गुरास जो है वो इसको यहाँ से मानते हैं। इसी प्रकार से पी गाइल्स ने शब्दों की सामर्थ्य तलाशते हुए, शब्दों की सामर्थ्य का मतलब है कि शब्द जो है उसमें एक दूसरे में क्या है, आपकी समानता है दोस्तों। समानता तलाशते हुए भोजपत्र के समरूप अन्याय भाषाओं में भेजरी की भोजपत्र के समान क्या था कि आपकी भेजरी जिसको भारोपीय बर्ज अंग्रेजी और भूर्ज संस्कृत बर्ज ईरानी और बोर्ज जर्मन शब्द चिन्हित किए तथा ये प्रस्तावित किया कि भारोपीय समूह का मूल स्थान ऐसा क्षेत्र रहा है जहां बर्च वर्ष नियमित रूप से रहे हों। अब ये जो पी गाइल्स है ये किसके आधार पे मानते हैं इसकी उत्पत्ति दोस्तों, बुर्च बर्च जो वृक्ष है उसके आधार पे कि जहां जहां आपके बर्च वृक्ष है वहां वहां से क्या है आपके ये आर्य लोग पाए गए हैं। और जहां सबसे पहले ये वृक्ष पाया गया है वहीं से ये आपके क्या है आर्य जो है वो उनकी उत्पत्ति हुई। और वहीं से बाद में विसरणवादी सिद्धांत के अनुसार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपके चले गए। ये इसके आधार पे मानते हैं कि हंगरी जो है वो किसका मूल स्थान आपका आर्यन का है, ये किसने माना था,
पी गाइल से माना था। दोस्तों क्या अभी तक जो हमने बात की थी वो सिद्धांत ये कहता था कि आपके आर्य जो है वो कहाँ से आए हैं, यूरोपियन कंट्रीज से आए हैं, यूरोप से आए हैं, जिसमें रूस भी है, जर्मनी भी है, आपकी हंगरी भी है, ऑस्ट्रिया भी है, तमाम जो रूस के आपके सॉरी यूरोप के देश हैं वो शामिल है इसके अंदर। ये यूरोप से आने वाला जो सिद्धांत था, जो यूरोपीय सिद्धांत को समर्थन करने वाले जो थे, और वो ज्यादातर कौन थे, आपके विदेशी थे, जिसमें आपके यूरोप के ही ज्यादातर इतिहासकार आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो इसी भाषा के आधार पे, इसी आपके मर्द खंडों के आधार पे, इसी ताम्र पत्र के आधार पे और इसी जो शारीरिक संरचना है उसके आधार पे ये कहता है कि ये जो आर्य जो है ये आपके विभिन्न एशियाई देशों से आए हैं। वो इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानता है दोस्तों, यूरोप से मानता है। अगर मैं विश्व वर्ल्ड के मैप की बात करूं तो वर्ल्ड का मैप जो है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे जो है ये इस तरह से आपका यहाँ पे यूरोप है, और ये जो है एशिया वाला पार्ट है। ये आपका अफ्रीका है, यहाँ पे दक्षिण यहाँ पे भारत है, और यहाँ पे रूस है। अभी तक जो पढ़ा वो यहाँ तक पढ़ा था हमने, किसी ऊपर ऊपर वाले से यहाँ पे जो है भारत के अंदर ये आए थे। लेकिन अब हम जानेंगे कि ये जो लोग हैं ये वास्तव में कहां से आए थे, इस वाले पार्ट से आए थे, इस वाले पार्ट से यहाँ पे भारत में आए थे। इस वाले पार्ट से आपके कहाँ पे आए थे दोस्तों, भारत के अंदर आए थे। अब ऋग्वेद में जो उल्लेखित भौगोलिक स्थितियां हैं, विभिन्न भागों के का सांकेतिक वर्णन है मध्य एशिया लेख की एशियाई भौगोलिक परिस्थितियों से सामंत है। जैसे बोगजकोई आपका अभिलेख है, किकुली आपका अभिलेख है दोस्तों, तेल अल्मा से प्राप्त मुहर्रे हैं, जेद अवस्था जो ईरान का है, जेद अवस्था जिसकी सामर्थ्य आपके ऋग्वेद से मिलती है। और आज इन जब स्रोतों के आधार पे पहला बोगजकोई अभिलेख, किकुली अभिलेख, तेल अरमा से प्राप्त मुहर्रे और जेद अवस्था जो है ईरान का, उसकी ऋग्वेद से सामर्थ्य के आधार पे ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि इनका जो उत्पत्ति सिद्धांत, उत्पत्ति जो है दोस्तों वो कहाँ से हुई आपकी, इन सब की उत्पत्ति जो है वो आपके दक्षिणी आपके एशियाई प्रदेशों से हुई है, जो एक स्थान से नहीं है बल्कि बहुत सारे आपके एशिया के स्थान है। अगर बात करें इसमें तिब्बत से, कुछ लोग जो है या कुछ जो इतिहासकार है, कुछ विद्वान है, वो इसकी उत्पत्ति तिब्बत से मानते हैं कि आर्य जो है वो कहां से आए थे, तिब्बत से उनकी उत्पत्ति है। इसमें आपके पार्टीजर और दयानंद सरस्वती जो है वो किससे, तिब्बत से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। अब मध्य एशिया से भी एक व्यक्ति या एक इतिहासकार इसकी मानते हैं, जो कि जेसी रोड्स है। अब जेसी रोड्स ने 1820 में आर्यों का मूल स्थान जो है बैक्टीरिया बैक्टीरिया यानी मध्य एशिया बताया था, लेकिन विभिन्न तर्क और प्रमाणों के आधार पर सर्वप्रथम 1859 में मैक्स मुलर ने मध्य एशिया उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले कौन बताता है आपका, 1820 में आपका जो जेसी रोड्स है वो बताते हैं, लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्रमाण देके किसने बताया था, 1859 में आपका मैक्स मुलर ने बताया था। मैक्स मुलर जो है ये बताता है, और इसके सिद्धांत को, मैक्स मुलर के सिद्धांत को वैदिक टाइम पीरियड पे मैक्स मुलर ने काफी सिद्धांत दिए हैं, जिसमें आगे जाके हम देवताओं के संबंध में भी इसने बहुदेवावाद, एकेश्वरवाद और इस तरह के तमाम जो सिद्धांत दिए हैं उसमें भी बहुत बड़ा जो रोल है वो आपके वैदिक पीरियड को जानने में मैक्स मुलर का माना जाता है। तो इसने सबसे पहले अपनी एक कीर्ति थी लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, लेक्चर ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज, इसमें इसने बताया था कि इनकी उत्पत्ति जो है वो आपके कहां से हुई है, मध्य एशिया से हुई है। और इसने मध्य एशिया से उत्पत्ति के विषय में कुछ आपको दिया है, कुछ साक्ष्य दिए हैं, जैसे पितर मातर जैसे शब्दों की संस्कृत की साम्यता जो है वो किससे है आपकी, फादर मदर जो है वो अंग्रेजी के, पिदर और मादर जो है फारसी, तथा पेटर और मैटर जो है वो लेटिन भाषा सीखी है, कि जैसा भारत के अंदर प्रचलित है वैसा ही कहाँ पे मध्य एशिया में प्रचलित है।
मध्य एशिया के विभिन्न प्रदेशों से, जैसे बात करें कैस्पियन सागर से, तो ये सलीमन से सेयस कहते हैं कि ये कैस्पियन सागर से आई थी। पामीर का जो पठार है इसे एडवर्ड मेयर कहते हैं, ओल्ड ओल्डेन कहते हैं, बरक कहते हैं, कीत कहते हैं। रूसी तुर्कीमेस्तान जो है उसमें सिर दरिया आमू दरिया के बीच मोल्टेज हाजरफील्ड द्वारा ये मत दिया गया है कि इन आमू दरिया और सिर दरिया के बीच में से इनकी उत्पत्ति आर्यों की हुई है। यूराल पर्वत के दक्षिण में आपकी किर्गिज स्टेपस मैदान है, वहां से ब्रेडस्टीन आदि को आर्यों का मूल स्थान जो है वो बताने का प्रयास किया गया है। तो ये जो सेकंड जो सिद्धांत था दोस्तों, इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर जो एशियाई जो देश है उससे इसकी उत्पत्ति बताई गई है। अब बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों, वो अपनी पुस्तक है उनकी, और ये आपको याद भी रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के हैं और भारत के संदर्भ में हम मुख्यतः बात कर रहे हैं। तो ये अगर ये बाल गंगाधर तिलक जो है उसने अपनी पुस्तक जो तो आर्कटिस होम इन दी वेदास, यानी उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान बताया है, और ऋग्वेद में 6 महीने और 6 दिन की रात का उल्लेख है और दीर्घकालीन उषा स्तुति मिलती है। इसका भी प्रमाण इन्होंने दिया है कि ऋग्वेद के अंदर हमें ये बात मिलती है कि वहां पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। अगर ये चीजें मिलती है, ऋग्वेद इसके संबंध में जानता है, तो ऋग्वेद के अंदर रहने वाले आर्य जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे, उत्तरी ध्रुव के अंदर रहते थे, और इसकी बात इन्होंने आर्कटिस होम इन दी वेदास में की है। अब दोस्तों देखिए आती है हिंद आर्य भाषा। ये आर्य संस्कृति की 100 प्रमुख विशेषता मानी जाती है, और हिंद आर्य भाषा के प्राचीनतम नमूने हमें 2220 में इराक के अंगेडवस के पाटिया पर लिखे मिलते हैं। उसमें अरिसेन तथा सोमसेन मिलते हैं। ये हिंद आर्य भाषा जो दोस्तों, ये क्या बताती है कि इसका रिलेशन जो है, इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है दोस्तों, आपका इसका रिलेशन कहीं ना कहीं ईरान इराक के साथ में है। अब दोस्तों देखिए, दो आपके अभिलेख है और उसके बारे में जो हर बार आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते ही आते हैं। वो दोनों अभिलेख क्या है, उन दोनों अभिलेखों में क्या क्या बताया गया है, ये हम बात कर लेते हैं। पहले देखिए मैं बात करूं, पहला आपका आता है बोगुजकोई अभिलेख। और बोगुजकोई जो अभिलेख है दोस्तों, इसका टाइम पीरियड है आपका 1400 ईसा पूर्व। ये टाइम पीरियड जो है वो काफी पुराना है, सब जो इसका टाइम पीरियड है, क्योंकि हम वैदिक संस्कृति की अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेके और उत्तर वैदिक काल सहित अगर बात करें तो 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। जबकि बोगुजकोई जो अभिलेख है इसका कालक्रम आपका 1400 ईसा पूर्व माना गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका बोगुजकोई अभिलेख है, ये कहीं ना कहीं आपका किसके समकालीन है, वैदिक जो है, उत्तर वैदिक नहीं, वैदिक जो है, प्रारंभिक जो वैदिक संस्कृति है उसके समरूप इसको माना गया है। अब ये मिला कहाँ पे है, इसकी खोज किसने की है दोस्तों, ये तुर्की के अंदर मिला है बोगुजकोई अभिलेख। इसकी खोज 1906 में ऊ होंगो विक्लर ने की थी, और मिट्टी की पट्टिका जो है उस पे ये लिखा गया है। बोगुजकोई प्राचीन मितनी राज्य की राजधानी थी, जो मितनी वंश था उसकी राज्य की राजधानी थी बोगुजकोई। और इस लेख में हिती नरेश, संगी ल्यूमन तथा मितनी नरेश मती वजा की बीच एक संधि होती है, इसका वर्णन दोस्तों मिलता है किसके, हिती और मिति। और इस हेतु इंद्राना यानी इंद्र, उर्वानानास यानी वरुण, और नास्ति अना यानी नास्ते, जिसको अश्विनी कुमार भी कहा जाता है, तथा मिस्र यानी मित्र नामक देवताओं को साक्षी माना गया है। उल्लेखनीय है कि इसमें से वर्णित देवता ऋग्वेदिक सभ्यता के अति प्रसिद्ध देवता थे। इसमें रथ के पट्टियों के घूमने के अर्थ में आवर्तन शब्द का भी प्रयोग किया गया। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कि बोगुजकोई जो अभिलेख है वो तुर्की में पाया जाता है, इसका कालक्रम आपका 1400 ईसा पूर्व का माना गया है। इसके अंदर ये चीजें बताई गई है कि ये आपका तुर्की में है, और हम बात कर रहे हैं भारतीय वैदिक संस्कृति की, भारतीय वैदिक एराज की। तो आप देखिए कि उस टाइम वहां पे जो आपका अभिलेख मिला है उसमें भारतीय जो देवता थे, जिसमें आपका इंद्र था,
जिसमें आपका वरुण था, जिसमें आपका नास्तिक्य था और जिसमें आपका मित्र था। मैंने चार, ये भी पर्सन जो है, ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि आपके चार वैदिक देवताओं का उल्लेख जो है किसमें मिलता है, तो वो बोगुस्कोई में। बोगुस्कोई कहाँ पे है? तुर्की में। खोज इसकी 1906 में विक्लर ने की थी। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? हित्ती और मितनी जो नरेश है उसके बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है और बाद में संधि होती है, और उस संधि के साक्षी कौन है आपके? ये चार वैदिक देवता है। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ना कहीं भारत के आर्य है वो किसके साथ रिलेशन में थे, किसके साथ रिलेट करते थे आपके? ये रिलेट करते थे इस तुर्की के साथ में। तो ये सब जो चीजें हैं ये इस अभिलेख से हमें प्रमाणित होती है। इसी प्रकार का दूसरा दोस्तों अभिलेख है वो बोगुजकोई तुर्की के नजदीक है, किकुली अभिलेख। ये भी 14वीं शताब्दी का है। इसका लेखक विकुली है और इसकी दो विशेषताएं। एक तो विशेषता ये है कि इसका मुख्य विषय विषय जो है दोस्तों घुड़दौड़ है, और दूसरा आर्यन संख्यात्मक शब्दों का प्रयोग, प्राचीनतम उल्लेख जैसे एक वर्तन यानी एक, तेर वर्तन यानी तीन, पंचवर्तन यानी पांच और सतवर्तन यानी सात, और तेल अरमना मित्र इतिहास से प्राप्त मिट्टी की मोहरों पर अर्थमन्य अज अजरबीय यश दंते तुसरत दशरथ सुतर्न जैसे वैदिक राजाओं के नाम यहाँ पे अंकित है। ये भी अभिलेख क्या बताता है आपका कि कहीं ना कहीं उनका संबंध जो था वो किसके साथ था? तुर्की के साथ था। तो ये आपका मध्य एशिया वाला जो सिद्धांत है उसकी बात करता है। अब वहां पे आपको एक और चीज मिलेगी, सोमपान की प्रथा। चेद अवस्था जो आपका ईरान का था, ईरान का होम ऋग्वेद का सोम है। अवेस्ता का होम है वो ऋग्वेद का क्या है दोस्तों? सोम है। अब इसकी अवेस्ता के साथ में समानता की गई है कि अवेस्ता का जो होम है वो इसका क्या है? सोम है ऋग्वेद का। और इपेरिडा नामक पौधे की पहचान सोम से की गई है कि वहां पे जो इपेरिडा नामक पौधा है वो यहाँ पे क्या है? सोम का पौधा है। और ऋग्वेद का एक पूरा का पूरा मंडल किसको समर्पित है दोस्तों? सोम को समर्पित है। सोम नामक इस पौधे को समर्पित है जिससे सोम रस बनाया जाता था। अब स्वस्तिक की बात करें तो आर्यता का चिन्ह जो माना जाता था स्वास्तिक, लेकिन वैदिक साहित्य में इसकी चर्चा नहीं की जाती है। आर्यों का जो स्वास्तिक है इस तरह से ये जो चिन्ह है ये आपका वैदिक साहित्य में इसकी चर्चा नहीं की गई है। साई टूपी यानी बलूचिस्तान की दूसर मर्दभांड संस्कृति से सर्वप्रथम इसके अवशेष मिलते हैं। किसके? ये जो आपका स्वास्तिक है इसके। स्वास्तिक वाले ठप्पे जो है वो हड़प्पाई सभ्यता तथा आलियन टेपे से मिलते हैं। अब ये जो स्वास्तिक है ये दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं? आपके इस हड़प्पाई जो सभ्यता है उसमें भी मिलते हैं। तो इससे ये भी प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो वैदिक कल्चर था वो वैदिक कल्चर किससे रिलेट था? वो वैदिक जो कल्चर था दोस्तों वो आपका किससे रिलेट था? वो आपका कहीं ना कहीं आपका जो रिलेट था वो किससे था? वो हड़प्पाई इससे संस्कृति से रिलेट था। अब दोस्तों कुछ जो आपके अभी तक जो हमने जो पढ़े हैं ये किकुली और बोगजगोई जो अभिलेख है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है कि इसका जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया से है। और अब बात आती है कि आर्यों का मूल स्थान ना तो आपका यूरोप है, ना तो आपका यूरोप है और ना आपका जो है मध्य एशिया है। तो फिर इसका जो आपका कहाँ पे है दोस्तों? इसका जो है वो कहाँ पे है? इसका उत्पत्ति जो सिद्धांत उत्पत्ति जो हुई थी वो कहां से हुई थी ये हमें देखना है। तो अब आप देखिए कि इसकी उत्पत्ति जो है वो भारत से मानी जाती है। और भारत के अंदर भी तीन प्रदेश अलग अलग आपके माने जाते हैं। पहले की मैं बात करूं तो सपत सिंधु प्रदेश, इसको बताते हैं कि श्री संपूर्णानंद अविनाश चंद्र दास जी इसकी पुस्तक है ऋग्वेदिक इंडिया, इसमें ये बताते हैं कि आर्यों का मूल स्थान वो क्या है? सपत सिंधु प्रदेश है। ये सपत सिंधु प्रदेश है। देवकी नंद प्रदेश जो है ये मुल्तान, इसकी परिभाषा दी है डी एस त्रिवेदी ने सिद्धांत को। और ब्रह्मा ऋषि जहाँ पे ब्रह्मा ऋषि रहते थे उनका जो स्थान है वो गंगानाथ जहाँ जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। तो ये भारत के संदर्भ में
कि भारत जो है उससे आर्यों की उत्पत्ति हुई है, उसके संबंध में ये आपके विद्वान है इन्होंने किया है। इसी प्रकार से कश्मीर या हिमालय प्रदेश से इनको उत्पत्ति का सिद्धांत HLD कल्ला जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से मानते हैं। मध्य प्रदेश यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश व बिहार जहाँ पे राजबल्ली पांडे मानते हैं। और इसी प्रकार से एक पुस्तक आई है दोस्तों भगवान दास गिडवानी की, इनकी पुस्तक है रिटर्न ऑफ द आर्यंस, रिटर्न ऑफ द आर्यंस। इसमें भी भारत को आर्यों का मूल स्थान बताया गया है। और डॉक्टर भगवान सिंह ने अपनी पुस्तक दी वैदिक हरपंस में भी वैदिक साहित्य में उत्कर्ष ऐसे बहुत से प्रमाण जो है दिए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के समान विकसित नगरीय जीवन वैदिक सभ्यता का भाग था। वो ये कहते हैं अपनी पुस्तक पे कि सिंधु सभ्यता जो है वो किसके समान थी, आपकी हड़प्पन सभ्यता जो है, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसके समान है और उससे रिलेट करती है। तो ये सब जो सिद्धांत है दोस्तों वो क्या बताते हैं आपको कि वैदिक जो संस्कृति थी, वैदिक जो कल्चर था, वैदिक तो एरा था, उसमें आर्य जो लोग थे वो कहां से थे, भारत से थे। अब कुइपर महोदय के अनुसार भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने वाले विद्वान ये तर्क देते हैं कि वैदिक संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ यानी ऋग्वेद की रचना भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में हुई थी, जो भारोपीय समूह का प्राचीनतम ग्रंथ है। अब ऋग्वेद में इसका विश्लेषण खोजते हैं और इसमें 300 शब्द प्राय ऐसे मिलते हैं दोस्तों जो आपकी द्रविड़ तथा मुंडारी यानी गैर भारोपीय भाषा के, जो भारोपीय परिवार से कहीं अधिक प्राचीन भाषाएं हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है कि दक्षिण के जो लोग हैं, द्रविड़ जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये आपके जो आर्य है वो कहाँ से आए थे, आपके दक्षिण से उत्तर की ओर गए थे, दक्षिणी भारत से उत्तर की ओर गए थे। और इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं कुइपर महोदय। कुइपर महोदय इसका प्रमाण हमें ये देते हैं कि जब आप कहते हो कि जब आप जगह जगह आप ये पढ़ते हो या आप कहते हो कि वेद जो है उसकी रचना कहाँ पे हुई, पश्चिमोत्तर भाग में हुई, और हम ये जानते भी हैं कि वेदों की रचना जो हम कहते हैं कि सरस्वती और इस जो है आपके घग्गर हकरा जो है, ये जो बाद में आपकी सरस्वती थी वो लुप्त हो गई और घग्गर हकरा के रूप में प्रसिद्ध हो गई, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में आपकी प्रभावित होती है। वहीं के आसपास जो है उसी सरस्वती नदी के आसपास और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में आपकी वेदों की रचना हुई है। और जहाँ पे ये भारोपीय भाषा के परिवार, भारोपीय भाषी परिवार जो है उसके शब्द मिलते हैं, लेकिन जब हम आके वेद को पढ़ेंगे तो वेदों के अंदर लगभग 300 ऐसे शब्द मिलते हैं जो कि आपके द्राविड़ भाषा से रिलेट करते हैं। और द्राविड़ भाषा जो है वो कहीं इस भाषा से आपकी पुरानी है। तो अगर इस भाषा से ही आपके पुराने शब्द वेदों में मिलते हैं तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आपका जो वेद है, जो वैदिक साहित्य है, वैदिक जो कल्चर है वो कब का है, आपका दक्षिणी भारत से रिलेट करता है। वो जो है वो आपकी, आप उत्तरी भारत की बात कर रहे हो, भारोपीय भाषा की बात कर रहे हो, उससे प्राचीन है। तो कहीं ना कहीं जो आर्य है उसका आवर्जन कहाँ से हुआ था, दक्षिण से हुआ था, द्रविड़ प्रदेश से हुआ था। ये यहाँ पे बताते हैं कि दोस्तों कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जहाँ ऋग्वेदिक सभ्यता प्रसारित थी वहां के निवासियों में मुद्रण ने 6 ध्वनि टय वर्ग तथा स का नियमित प्रयोग देखने को मिलता है। जबकि हिंद आर्य भाषा को छोड़कर किसी भी अन्य भारोपीय भाषा में मुद्रण ध्वनियां जो है वो नगण्य है। यदि भारोपीय भाषा अथवा आर्यों की मूल उत्पत्ति भारत में होती तो निश्चित ही अन्य देशों के साथ साथ इन ध्वनियों का प्रसार होता। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इन ध्वनियों का व्यापक प्रयोग जो है वो आपका कहाँ पे हो रहा है, द्रविड़ और मुंडेरी आष्ट्रिक भाषाओं में पाया जाता है। अतः आर्यों में इसका प्रचलन यहाँ पहले से बसे इन भाषाई परिवारों के संपर्क से हुआ होगा। अब वो दो सिद्धांत देते हैं कि या तो आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, द्रविड़ से आए थे, या अगर आर्य जो है वो अगर भारत के उत्तरी भाग में भी आपके उनका जो आगमन है या उनका कह सकते हैं कि उत्पत्ति अगर उत्तरी भारत में है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके आर्य जो है उसका रिलेशन जो था वो बाकी विश्व के साथ ना होकर आपका द्रविड़ लोगों के साथ था, जो कि आपके कुछ ऐसे शब्द जो केवल आपके आर्य जो है उसमें मिलते हैं, वेद में मिलते हैं। तो वेदों के अंदर अगर ऐसे शब्द मिलते हैं और विश्व के साथ उसकी कनेक्टिविटी होती है, वर्ल्ड के साथ, अन्य देशों के साथ,
तो वहां पे भी इस तरह के शब्द आपके पाए जाते हैं, जबकि नहीं, वो शब्द कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ये कुछ जो सिद्धांत दोस्तों है उसकी हमने बात की है। अब देखिए दोस्तों, एक मध्य एशिया से प्रसारण होता है इसका, और मध्य एशिया से मानव प्रसारण है, उसके संबंध में हाल ही में जीव वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है, और मानव की रक्त कोशिकाएं की उत्पत्ति के संबंधी संकेत की खोज जो है वो M17 नाम उसको दिया है। ये M17 जो है दोस्तों वो 40% से अधिक लोगों के अंदर पाई जाती है मध्य एशिया में, और दिल्ली के 35% जो लोग हैं उसके अंदर, और हिंदी भाषाओं में मिलते हैं, पर द्रविड़ भाषी भाषाओं में इसकी उत्पत्ति जो है M17 की ये 10% है। तो वो ये जो सिद्धांत आपका कुइपर ने बताया था, उस सिद्धांत को कहीं ना कहीं ये खारिज करने का काम कर रहा है आपका M17, कि ये क्या है कि मध्य एशिया के लोगों में तो 40% तक पाया जाता है, दिल्ली के लोगों में 35 तक पाया जाता है, जबकि दक्षिण में आपका 10% है। तो ये सिद्धांत ये प्रतिपादित कर रहा है, ये खोज, कि कहीं ना कहीं जो आपके लोग हैं वो किससे रिलेट करते हैं, वो आपके रिलेट करते हैं मध्य एशिया से, उनका आगमन जो है या उसकी उत्पत्ति जो है वो मध्य एशिया से हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि हिंद आर्य भाषाई मध्य एशिया से भारत पहुंचे। RS शर्मा एंड्रोनो संस्कृति जो मध्य एशिया क्षेत्र तथा बैक्टीरिया मार्जियाना पुरातात्विक क्षेत्र मध्य एशिया से हिंद आर्यों का और दूसरे क्षेत्रों में प्रसारण जो है वो माना जाता है। तो कुल मिला के अभी तक तो हमने डिस्कशन किया दोस्तों, तो उसमें यही निकल के आया है, जो आर्य जो है उसको मध्य एशिया से भारत में उसका आगमन जो है या आवर्जन जो है वो दोस्तों माना जाता है। अब हमने इसके आर्य को जान लिया कि आर्य क्या होता है, कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्ति को कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, उसके संबंध में हमने यूरोपीय जो विचार थे, यूरोपीय जो सिद्धांत थे उसके बारे में बात कर ली। हमने बात कर ली थी एशिया के संबंध में, हमने बात कर ली थी भारत के संबंध में, और हमने भारत के अंदर भी बात कर ली थी द्रविड़ जो है प्रदेश उससे, और उसके बाद हमने बात की थी M17 की, जो ये प्रमाणित करता है कि आपके आर्य जो है वो कहां से आए थे, आर्य जो है आपके मध्य एशिया से ही भारत की तरफ आए थे। इसके अलावा हमने किकुली अभिलेख और बोगुजकोई जो अभिलेख था उसकी भी एशिया के अंदर हमने बात की थी। तो वो कुछ जो सिद्धांत हमने बात की थी, अब आप आते हैं आर्य जो संस्कृति है उसका भौगोलिक प्रसार जो है उसके बारे में दोस्तों, और विस्तार जो है उसके बारे में। भौगोलिक प्रसार और विस्तार जो है वो कहां कहां तक इसका पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, आर्य संस्कृति का जो भौगोलिक प्रसार और विस्तार है वो आपका अफगानिस्तान, आधुनिक जो अफगानिस्तान है, आधुनिक जो अफगानिस्तान है वहां पे, आधुनिक अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और उत्तर पश्चिमी सीमांत जो प्रदेश है जिसमें भारत पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र, निचली सिंधु घाटी और ऋग्वेद कालीन भौगोलिक प्रसार क्षेत्र था। अब मैं भारत का मैप आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये भारत है, और यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, यहाँ से लेके, और ये जो पंजाब वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे इनका क्या था, आपका भौगोलिक विस्तार था, भौगोलिक इनका क्षेत्र माना गया। अब दोस्तों देखिए कि ये जो आपका है भौगोलिक, इसको ऋग्वेद का सप्त सिंध कहा जाता है, इसको सप्त सिंध प्रदेश कहा जाता है, यानी सिंध के साथ साथ यहाँ पे और 7 जो नदियां हैं उसका क्षेत्र इसको माना गया है, जिसे जेद अवस्था ईरान का उसमें हपत सिंधु कहा गया। इसी सपत सिंधु को इसमें क्या कहा गया, आपका हपत सिंधु कहा गया। और जिस अंचल की विशेष रूप से प्रशंसा जो है वो की गई है कि देव योनि कीर्त, यानी ये जो प्रदेश है आपका सपत सिंधु, ये किसके द्वारा निर्मित है, देव योनि यानी देवताओं के द्वारा ये निर्मित है। इसमें आपका सिंधु, उसके साथ साथ सतलज, व्यास, रावी, अस्किनी, विस्तता तथा सरस्वती जो है आपकी, ये जो है 6 और नदी आपकी, और इसके साथ सिंधु, मीन 6+1 यानी 7 जो नदियों का स्थान है जिसे सपत सिंधु कहा जाता है। इस 7 सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है जो देवताओं द्वारा निर्मित है वो क्षेत्र माना गया है।
अब दोस्तों मैं आपको एक मैप जो है इसके माध्यम से आपको बताने का कोशिश करता हूँ कि मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपका क्षेत्र था इसका कहाँ पे था। ये आपका क्या है, गांधार है, ये आपका तक्षशिला है, ये आपका हड़प्पा है, ये आपका चरसोद है, कंबोज है, और ये आपका पांचाल, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, कांसल, और ये जो उत्तर प्रदेश वाला है ये मगध, बिहार का बोध गया, ये सब स्थान है। अब आप इसको देखिए कि ये जो रेड कलर में आ रहा है ये क्या है, आपका कुरु है, ये कुरु है, ये आपका कुरु है, ये आपका आधुनिक अंतरराष्ट्रीय सीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका आधुनिक राज्य सीमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच वाली लाइन। ये जो है आरंभिक वैदिक साहित्य जो ग्रीन कलर में है, यहाँ पे थी पहले। तो ये एरिया आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें इसको, तो ये एरिया कहाँ पे है, आपका भारत के बाहर की साइड में है। मीन्स जो आपका उत्तर पश्चिमी भारत है वहां पे, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे इसकी उत्पत्ति आपकी वैदिक जो है, वेद की, वहां से मानी जाती है। अब उत्तर वैदिक काल जब आएगा, उत्तर काल वैदिक के हम अलग लेक्चर में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये जो एरिया है ये यहाँ से क्या हो रहा है, इधर की हो रहा है, ये पश्चिम से उत्तर, पश्चिम से आपका उत्तर पूर्व की ओर ट्रांसफर हो रहा है, ये आपका उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया इसका भौगोलिक जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है। वैदिक साहित्य जो है दोस्तों उसमें कुल मिला के आपकी 3 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद जो है उसमें 25 का उल्लेख आपका मिलता है। ऋग्वेद के 10वां जो मंडल है दोस्तों उसमें एक सूक्त है आपका 10वें मंडल में। इस 10वें मंडल में एक नदी नाम से सूक्त है और उसमें 19 नदियों का उल्लेख आपका मिलता है। ये नाम पूर्व में विद्यमान गंगा से शुरू होके, जो पूर्व में आपका गंगा है उससे शुरू होकर उत्तर पश्चिम में रसा नदी तक का है। क्योंकि ये मंडल ऋग्वेद काल के अंतिम चरण का है तो नदियों की सूची भी निस्संदेह बाद की। नदी सूक्त नाम से दिया गया है दोस्तों एक अलग ही इसमें, और उस नदी सूक्त में जो नदियां हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक बातें की गई है। नदी सूक्त के अलावा भी ऋग्वेद में अन्यंतर नदी विषय उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद कालिक में सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख जो नदी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है दोस्तों, वो सरस्वती नदी मानी जाती है। और सरस्वती जो नदी है उसको सरस्वती सूक्त यानी छठा मंडल जो है उसमें डिफाइन किया गया। उसमें सरस्वती जो है उसको नदी तमा या अम्बी तमे यानी देवी तमे, सौभाग्यदायिनी, वर्तधनी नदियों में अगरबत्ती कहा गया। जबकि वर्णन सर्वाधिक किसका हुआ है दोस्तों, सिंधु नदी का हुआ है। सर्वाधिक पवित्र नदी आपकी सरस्वती मानी गई है, लेकिन सबसे अधिक जो वर्णन हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेदिक व याज्ञिक अनुष्ठान का विकास प्रधानतः सरस्वती नदी के तट पर ही हुआ था। दृष्टदती और आप्य सरस्वती की सहायक नदी दोस्तों, ये दृष्टदती जो है और आप्य है वो किसकी है आपकी, इसकी सहायक नदी के रूप में माना जाता है। किसकी, सरस्वती जो नदी है उसकी सहायक नदी के रूप में इसको माना जाता है। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं हम आगे कि जो आपका ब्राह्मण जो ग्रंथ है, जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें विनसन नामक स्थान पे सरस्वती नदी के, विनसन जो नामक स्थान है वहां के सरस्वती जो नदी है उसके विलुप्त होने का वर्णन यहाँ पे मिलता है। अब दोस्तों एक पहली हमारी प्रमुख नदी कौन सी हो गई, सरस्वती नदी, और दूसरी जो प्रमुख नदी है आपकी वो कौन सी हो गई, सिंधु नदी। और गंगा की बात करें तो गंगा, जिस गंगा को आज हम पवित्र नदियों में से एक नदी मानते हैं दोस्तों, उसका वर्णन ऋग्वेदिक काल में आपको नहीं मिलता है। केवल एक बार गंगा का नाम आया है, और यमुना का उल्लेख जो है वो आपका 3 बार है। जबकि हम सबसे पवित्र आज की दृष्टि में देखें तो गंगा यमुना जो संगम है या गंगा यमुना जो है उसको मानते हैं, लेकिन ऋग्वेद काल में सबसे अधिक वर्णन सिंधु नदी का है, और सबसे उसके बाद जो आया है वो आपका आया है सरस्वती का। तो गंगा का एक बार आया है, यमुना का 3 बार आया है, यहाँ से भी कई बार जो है वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि नदियों का उल्लेख जो है वो कितनी बार हुआ है। इससे इंगित होता है कि ऋग्वेदिक आर्य गंगा यमुना 2 भाग से गहरा परिचय नहीं रखते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक आर्य जो है वो गंगा और यमुना जो प्रदेश है
या गंगा और यमुना के बीच का जो भाग है जिसे दोआब कहते हैं, दोआब क्या होता है कि दो नदियों के मिलने से और उनके बीच का जो भाग होता है उसे दोआब कहा जाता है। क्या ऋग्वेदिक काल में आर्य जो लोग थे वो गंगा और यमुना दोआब से परिचित नहीं थे? क्या आर्य जो लोग थे वो गंगा और यमुना में विशेष रुचि नहीं रखते थे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गंगा को उल्लेख एक बार आया और यमुना को उल्लेख जो है आपका 3 बार है। ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है, मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों, उसमें वर्णित नदियां हैं जो क्रमशः ऋग्वेदिक तथा वर्तमान नाम के आधार पे। अगर सिंध की बात करें तो सिंधु नदी है, पश्चिम में आपका सरयू यानी हरवुद, रसा यानी पंजशीर, कुंभा यानी काबुल जो नदी है उसको कुंभा कहा गया था, कुर्मू यानी कुर्म है, सुवास्तु यानी स्वास्थ्य है, और गोमती नदी जो है इसको गोमल कहा जाता है। और ये सारी की सारी स्वास्तु है, कुर्मू है, गोमल है, ये आपके आज की डेट में कहाँ पे है दोस्तों? आज की डेट में आपके अफगानिस्तान में। इनमें से अगर सरयू और रस्सा के भौगोलिक क्षेत्र को लेकर विद्वान एकमत नहीं है, और 4 नदियां सिंधु के पश्चिम में इसको माना जाता है। दोस्तों सिंध जो है यानी सिंधु नदी के पूर्व में स्थित विस्तता जो क्या है, झेलम नदी है। ये झेलम नदी है, इसको विस्तता कहा गया है। चिनाब नदी को यहाँ पे अस्कनी कहा गया है। इरावती यानी पुरुषनी नदी है, इनका वर्तमान पुरुषनी यानी इरावती को, रावी जो नदी है इसको पुरुषनी कहा गया है। विपाशा यानी व्यास है, चतुर्दी यानी सतलज है। ये सब नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इन नामों से भी बहुत बार जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं कि किस नदी का ये ओल्ड नाम है या किस नदी का ये ओल्ड नाम है तो उसका वर्तमान नाम क्या है। यहाँ पे सुसोमा तथा मरुदा की पहचान है, सोहन तथा मरुवर्धन से भी की जाती है। ऋग्वेदी कार्यों का कश्मीर से भी परिचय ज्ञात होता है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद नदी सूक्त में व्यास नदी का उल्लेख नहीं है और इसको प्रणित नदी कहा गया है, तथा उसके स्थान पे मरुद्या का उल्लेख है। 10वें मंडल की नदी स्तुति में अंतिम उल्लेखित नदी कौन सी आपकी दोस्तों? गोमती नदी। गंडक को सदा नीरा नदी कहा गया है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सदा नीरा जो है वो आपकी कौन सी है? वो गंडक नदी है। अब देखिए दोस्तों कि सरस्वती और दृष्टवती जो नदी थी उसके बीच का भाग जो है वो क्या कहलाता है? वो ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जिसको ब्रह्मवर्त कहा जाता है वो कहाँ पे मिलता है आपका? सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच का होता है। और ये प्रदेश अत्यंत पवित्र माना गया है। ये ऐसा कौन सा प्रदेश जो अत्यंत पवित्र माना गया है? वो आपका दृष्टवती और सरस्वती नदी के बीच का है, ब्रह्मवर्त माना गया है। इसकी रचना, इसका निर्माण जो है वो आपका किसने किया था? ब्रह्मा ने किया था। कालांतर की बात करें अगर उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड जो है उसमें भौगोलिक विस्तार जो है इस ब्रह्मवर्त प्रदेश का गंगा यमुना दोआब तक माना जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि पहले जो प्रारंभिक जो था वो आपके उत्तर और पश्चिम में था, धीरे धीरे वो उत्तर वैदिक काल में यानी लेटर जो वैदिक पीरियड है उसमें वो प्रदेश कहाँ पे आ गया था आपका? आपका पूर्व सॉरी पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर आ गया था। यहाँ से चला था ये और इधर जो आया था तो ये उत्तर पश्चिम से आपका उत्तर पूर्व की तरफ आ रहा है। ये जो प्रदेश है ये बाद में जाके आपका गंगा यमुना दोआब वाला प्रदेश है। ये ब्रह्म ऋषि कहने लगा, पहले ब्रह्मवर्त था बाद में ब्रह्म ऋषि होगा। हिमालय से विदन पर्वत तक का पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के प्रदेश को आर्यवर्त कहा जाता है। ऋग्वेद में हिमालय यानी हिमवंत तथा उसकी चोटी को मूंजवत कहा गया है। और मूंजवत सोमरस के लिए प्रसिद्ध था। सोमरस क्या था? एक पान था, रसपान था, जिसका सेवन वैदिक पीरियड के लोग करते थे और वो कह सकते हैं कि एक मदहोश करने वाला एक पदार्थ था आपका। अब दोस्तों हम नदी की थोड़ी बात कर लेते हैं कि प्राचीन नाम क्या था और नवीन नाम क्या है। वर्तमान नाम की मैं बात करूं तो सतलज है, इसको वैदिक टाइम में आपका शतुर्दी कहा जाता था। चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। सिंध को सिंधु कहा जाता है, प्राचीन काल में सिंधु कहा जाता। तो गोमल नदी है उसको प्राचीन काल में गोमती, और सोहन जो है उसको सुसोमा, व्यास को विपाशा। ये पूरी टेबल आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ये जैसे रावी है इसको पूषणी कहा जाता था, झेलम को विस्तता, और कुरम जिसको कुरमु कहा जाता था, काबुल जिसको कुंभा कहा जाता था, स्वात जिसको स्वास्तु कहा जाता था, गंडक जिसको सदा नीरा जिसका प्राचीन नाम था। अब ये कुंभा
कुर्मु, गोमती और स्वास्तु ये कहाँ पे है दोस्तों? वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर है। और पंजाब का नाम सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास नदियों के आधार पे था। पंजाब जो है उसका क्या है कि पंज आब। पंज आब का मतलब होता है, आब का मैंने मतलब बताया था आपको कि दो आब का मतलब हो गया कि दो नदियों के बीच का भाग। पंच आब का मतलब हो गया कि पांच नदियों के बीच का भाग। ये पांच नदियां कौन सी थी? सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और ब्यास। कि आब जो है उसका क्षेत्र है पांच नदियों का। वहां पे जो आपका स्टेट है, वहां पे जो आपका क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। तो इसीलिए पंजाब को पंच आब के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखिए कि इतिहास जो है उसके स्रोत के रूप में जो उपयोग लिया जाता है वेदों का, और वेदों का जो कालक्रम है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए कि वैदिक ग्रंथ आपके क्या है? लोक ग्रंथ नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है कि वैदिक ग्रंथ जो है वो लोक ग्रंथ नहीं, अर्थात जनता से रिलेट नहीं है। ये एक विशेष वर्ग है, उसी से रिलेट करते हैं, और इसकी रचना, इसका संरक्षण क्या हो रहा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से हस्तांतरित हो रहा है। वेद जो है वो क्या है? श्रुति परंपरा पे आधारित है दोस्तों। और इसका विशिष्ट जो वर्ग है वो कौन है? ब्राह्मण है। हमने बात की थी जनता के द्वारा ये चारों वर्ण जो बताए गए थे, चारों वर्णों का अंदर आपका इस वेद परंपरा जो है उसका प्रसार नहीं हो रहा है। चारों वर्ण जो है इस पे अधिकार नहीं रखते हैं। इस पे मूलतः अधिकार किसका है? ब्राह्मणों का है। और इसीलिए इसको लोक ग्रंथ नहीं माना गया है। और वेदों को लिपिबद्ध कब किया गया था दोस्तों? इसकी प्राचीनतम हमें पांडुलिपि मिलती है, वो आपकी 11वीं शताब्दी के आसपास की मिलती है। अब यहीं से हमारा कंफ्यूज चालू होता है दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल जिसकी बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 1500 से लेके आपकी 600 ईसा पूर्व तक का माना गया है। तो ये हमें कैसे पता चला, कैसे इसके कालक्रम को निर्धारित किया गया? दोस्तों अगर बात करें इसके कालक्रम की, तो इसका कालक्रम 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व माना गया है, केवल वैदिक का। केवल वैदिक का। अगर इसमें लेटर वैदिक पीरियड को शामिल कर लिया जाए, लेटर वैदिक पीरियड को शामिल कर लिया जाए, तो ये कालक्रम आपका हो जाता है 1500 से लेके 600 तक, जिसमें से लेटर जो है वो आपका 1000 से लेके 600 तक का माना गया। अब इसका जो कालक्रम है या तो 1500 से 1000 है, या 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वस्तुतः इसके रचना काल संबंधी अनिश्चितता इसे इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोगी मानने में सबसे बड़ी जो है वो कठिनाई होती है कि वेद जो है उसको इतिहास के स्रोत के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता पूरी तरह से। ये चीजें क्यों आती? ये चीजें आपके सामने तभी आती है दोस्तों जब इसके कालक्रम के बारे में हम पूरी तरह से आपके डिफाइन नहीं कर पाते, या पूरी तरह से उसको स्टिक आपका कालक्रम इसका नहीं बता सकते। तब ये कंफ्यूजन आता है, क्योंकि इसका कालक्रम 1500 1000 भी है और 1200 1000 भी है, तो 300 सालों का अंतर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। जबकि इतिहास के अंदर स्रोत के रूप में उसी चीज को शामिल किया जाता है जिसकी प्रमाणिकता विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आपकी डिफाइन की जा सकती है। अब इसकी जो ऋग्वेद की जो काल बताने वाला है वो सबसे पहले आपका मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर जो है दोस्तों, ये आपका क्या बताता है? ये इसका कालक्रम 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व मानता है। इसके पीछे वो तर्क देता है, दो आपकी तर्क देता है कि वैदिक साहित्य के बाद लिखे जाने वाले वेदांग अथवा सूत्रों का रचना काल क्या है? 600 से लेके 200 ईसा पूर्व है। अर्थात बोध काल के समांतर ये माने गए हैं वेदांग और सूत्र। चूंकि वैदिक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों से प्राचीनतम है, इसलिए उनकी रचना 600 ईसा पूर्व के आसपास से पहले हुई होगी। पहला तर्क ये देता है। दूसरा जो तर्क देता है दोस्तों, ये देता है कि ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु तथा उनकी आचार्य जो है, उनके आचार्यों की सूची के आधार पे इनका रचना काल जो है वो 800 से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। अब वैदिक जो है आपका, इनकी रचना जो है अब वो आपकी 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व माना जाना चाहिए। तो ये दो देता है। इसी प्रकार से ऋग्वेद के उद्गत खगोलीय शास्त्रीय संदर्भों के आधार पे लुंडबिंग जो है वो 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जेकोबी जो है वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व, सुभाष काक जो इतिहासकार है वो आपके ऋग्वेद का समय जो निर्धारण करने का प्रयास हुआ है 4000 से 2000 ईसा पूर्व मानते हैं।
ऋग्वेदी तत्कालीन भारत में विद्वान विद्यमान ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के कालक्रम में जो विद्यमान थी उसके आधार पे इसको माना गया है। दोस्तों, वैदिक ग्रंथों को उस क्षेत्र के इतिहास के स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिस क्षेत्र में उसका संकलन किया गया है। जैसे कि हम बात करेंगे ऋग्वेदिक काल जो है, ऋग्वेद का जो है संकलन कहाँ पे हुआ था? अफगानिस्तान में, पंजाब में, सप्त सिंधु में, इनमें हुआ। तो वैदिक जो उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना आपकी सिंधु और गंगा के गंगा ऊपरी नदी घाटी में। अल्तेकर और मंजूमदार जैसे राष्ट्रीय इतिहासकारों ने वैदिक काल को एक आदर्शवादी चित्र प्रस्तुत किया है। वैदिक काल को दो भागों में आपका बांटा जा सकता है। पहला, जिसको ऋग्वेदिक काल कहते हैं, वो 1500 से लेके आपका और आपका 1000 ईसा पूर्व माना गया। उत्तर वैदिक काल जिसको 1000 से लेके 600 माना गया, और यही जो है सबसे प्रामाणिक काल माना जाता है, और इसी के आधार पे हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे। नवरत्न एस राजाराम तथा डेविड फार्ले अपनी पुस्तक वैदिक आर्यंस एंड द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन में वैदिक सभ्यता का कालक्रम 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व मानते हैं। अब यहां से भी कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वैदिक काल जो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व का माना गया उससे भी पुराना है? तो हाँ, बिल्कुल है। ये मानते कौन है? एस राजाराम और डेविड फार्ले। इनकी पुस्तक है वैदिक आर्यन एंड द ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। इसमें 6000 से लेके 2000 तक का ये कालक्रम इसका मानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने बात की है कि वैदिक जो साहित्य था, वैदिक जो कल्चर था, वैदिक जो पीरियड था, उसमें हमने बात की आर्य लोग कौन थे, आर्यन कहाँ से आए, यूरोप से आए, मध्य एशिया से आए, आपके भारत से आए, द्रविड़ से आए, कहाँ से आए, और आर्य जो है वो उसका प्रचार और प्रसार जो है वो कहाँ कहाँ पे हुआ। हमने बात की कि जो आर्य लोग हैं उसका कालक्रम क्या था। ये सब हमने बातें की है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का था उसके बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें बात करेंगे कि जो आपका वैदिक पीरियड है जिसे हम 1500 से लेके 1000 कालक्रम का मानते हैं, उसमें आपकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक संरचना कैसी थी, राजनीतिक संरचना कैसी थी, धार्मिक संरचना कैसी थी। ये सब बातें फिर हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जाएंगे, तो उस क्लास में भी है इन्हीं पॉइंटों पे हम डिस्कशन उत्तर वैदिक काल का करेंगे। ये जो है काफी बड़ा आपका ये जो लेक्चर है वो होंगे, इसके अंदर काफी बड़ा टॉपिक है जिसे हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। के अंदर करेंगे, और इसके साथ साथ जो आर्य संस्कृति है, जो आर्य कल्चर है, उसका भौगोलिक विस्तार जो है वो भारत के अंदर वो कहाँ तक है और कहाँ कहाँ पे उनका भौगोलिक विस्तार हुआ, तमाम